हम एक लड़की को हाथ में सिगरेट लिए एमसी पर बैठे देखते हैं। हमारा एमसी हल्के से अपनी आंखें खोलता है। सामने एक लड़की थी जो उसी को देख रही थी। अचानक से घबरा के हमारा एमसी एक तरफ हो जाता है। वह खुद से पूछता है कि वो कब ऐसी अजीब स्थिति में आ गया। पीछे बैठी हुई लड़की कहती है कि शायद नशा अपना असर जल्दी खत्म कर गया। खैर छोड़ो, भूल जाओ, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी बेहोशी में करने में वो मजा नहीं। एमसी हैरानी से सोचता है कि क्या उसने दोबारा जन्म लिया है। वह अपना सिर पकड़ता है और याद करता है कि 300 साल पहले गलती से वो एक फेरी दुनिया में चला गया था। वहां जाने के बाद उसने अपनी कल्टीवेशन जर्नी जारी रखी। उसके बाद उन 300 सालों में उसने कई सारा ज्ञान प्राप्त किया और अभ्यास किया, और वो एक सोर्ड कल्टीवेटर बन गया। उसके बाद जब आखिर में वह रियल्म ऑफ इटर्निटी को प्राप्त ही करने वाला था कि एक द्वार खुला और स्पेस फैब्रिक के पोर्टल से वो अपनी दुनिया में वापस आ गया। अब उसकी उम्र 17 साल ही है। एमसी खुद को शांत करता है और हैरानी से कहता है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि जो लड़की सामने बैठी हुई है वो कौन है। बिस्तर पर बैठी वह लड़की कहती है, मेरे पास आओ हनी, इतना शर्माओ मत। एमसी कहता है, शायद कोई गलतफहमी हुई है और लगता है मुझे अब चलना चाहिए। चलो ठीक है, मैं चलता हूं। लड़की गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, तुम इस तरह कैसे जा सकते हो? जाकर पूछो बाहर लोगों से कि क्या आज तक चिंगसी ने अपने किसी कबूतर को छोड़ा है। और हाँ, यह तुम्हारे लिए एक वरदान समान है कि तुम मुझे देख भी पा रहे हो। एमसी इग्नोर करके बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर जाने लगता है। वह लड़की तुरंत एमसी का हाथ पकड़ लेती है। एमसी कहता है कि लड़की बहुत शक्तिशाली है और ऊपर से उसका खुद का शरीर अभी बहुत कमजोर है और उसकी ऊर्जा भी कम है। वह जैसे तैसे खुद को छुड़ाता है। सामने उसे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई देती है। वह उसे उठाता है और बाहर भाग जाता है। वह लड़की अपनी सिगरेट जलाती है और धुआं छोड़ते हुए कहती है, वो लड़का सच में काफी दिलचस्प है। वह मुझसे बचकर इस तरह भाग गया। लड़की शरारती नजरों से उसे जाते देखती है और मन में कहती है, क्या उसे लगता है कि वो मुझसे भाग सकता है? वो लड़का मेरा सफेद खरगोश है। मैं उसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली। इस तरफ एमसी भागता हुआ बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह एक चैन की सांस लेता है। 300 साल बाद मैं आखिरकार लौट आया हूं। मेरे घर वाले कैसे होंगे? अब मैं उन्हें देख पाऊंगा। तभी एमसी को उसके बगल से कुछ आवाज आती है। ये सब पुरुष कितने अजीब होते हैं। तू बस एक बैग पाने के लिए रो रहा है। एमसी उस तरफ देखता है। सामने एक कपल का जोड़ा था। लड़की चिढ़कर कहती है, रो मत, मैं तुम्हें वो आज दिला दूंगी। यह सुनकर उसके बगल में खड़ा लड़का तुरंत प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरी डार्लिंग, तुम कितनी प्यारी हो। लड़की भी एक सधी हुई मुस्कान देती है। एमसी अजीब भाव से उन्हें देखता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है। साइड हो जाओ बच्चे, इस तरह सड़क मत रोको। वह एक मस्कुलर औरत थी। सामने एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एमसी हैरानी से चारों तरफ देखता है। ये दुनिया वाकई में काफी अजीब है। यहां आसपास सारे काम जो सामान्यतः पुरुष करते हैं, वे महिलाएं कर रही थीं। इसके बाद हम एक लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। हमारा एमसी एक किताब को गौर से पढ़ रहा होता है। एमसी को पता चलता है कि पुराने समय में बसंत और शरद ऋतु के बीच एक विनाश हुआ। इस घटना ने औरतों की शारीरिक रचना बदल दी, जिससे वे पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली बन गईं। आगे चलकर कॉन्गमो नाम की एक महिला का जन्म हुआ। उसके द्वारा विमेन मेन के ऊपर हैं, इस मानसिकता का जन्म हुआ। इसी वजह से पावर औरतों के पास आई और प्रिंस की जगह प्रिंसेस राज करने लगी। 21st सेंचुरी में जब समाज में बदलाव आया, तब विमेन और मेन को इक्वल राइट्स मिलने लगे, पर इसके बावजूद भी विमेन डोमिनेंस बरकरार रहा। अगर कोई पुरुष किसी अजनबी स्त्री के साथ नाजायज संबंध बनाता है, तो उसे काफी हिकारत से देखा जाता है और समाज स्वीकार नहीं करता। परंतु जब कोई महिला ऐसा करती है, तो आज भी समाज में इसे आम ही माना जाता है। एमसी झट से किताब बंद करता है। ये सच में काफी अविश्वसनीय है कि महिलाएं अब पुरुषों के ऊपर हैं। खैर, एमसी सोचता है कि क्या उसके घर वाले भी ऐसे ही होंगे। एमसी अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके पिता घरेलू काम कर रहे हैं। वह उन्हें देखकर खुश होता है और भागकर जाकर उन्हें गले लगा लेता है। पिता आश्चर्य से कहते हैं, तुमने कहा था
कि तुम अपने दोस्त के घर जा रहे हो और आने में देर होगी, फिर इतनी जल्दी कैसे? एमसी के पिता हल्के से उसे सूंघते हैं। परफ्यूम? क्या तुम किसी महिला के साथ थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुष को इस तरह अकेले किसी लड़की के घर नहीं जाना चाहिए? तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। वह गुस्से से एक न्यूज़पेपर उठाते हैं। यह देखो, एक 15 साल के लड़के का रेप हुआ है और वीडियो भी चारों ओर फैल चुकी है। अब उस बेचारे लड़के का क्या ही भविष्य होगा? एमसी हैरानी से उन्हें ही देख रहा था। पिता चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना, ये सब कितना डरावना है। वैसे भी तुम्हारी वो सिस्टर हर दिन परिवार को बेवकूफ बनाती रहती है। उस बेवकूफ ने एक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब तो मुझे और तुम्हारी माँ को उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। पर तुम अभी जवान हो और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में हो। तुम्हें कुछ थरकी लड़कियों के चक्कर में अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। एमसी उन्हें शांत करता है। मुझे पता है पापा। खैर, वैसे माँ कहाँ है? पिता, तुम्हारी माँ बिजनेस के सिलसिले में बाहर गई हैं। आजकल हमारा बिजनेस वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा। पिताजी घर की सांस छोड़ते हुए कहते हैं। एमसी कहता है, शायद खाने का टाइम हो गया है, मैं बहन को बुलाता हूं। एमसी कमरे का दरवाजा हल्के से खोलता है। सामने उसकी बहन चू श्याओ कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ अश्लील वीडियोस देख रही थी। चेयर पर बैठी चू श्याओ कहती है, ये लड़का कितना हॉट दिखता है। जल्दी करो, अपनी पैंट उठाओ अब। वह हल्के से टिश्यू पेपर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। सदमे में आया एमसी हल्के से दरवाजा बंद करता है। इधर कमरे में चू श्याओ गुस्से से चलती है और निशाना साधते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वह सच में खूबसूरत है। एमसी उसे ही देख रहा था। तुम अंदर उस तरह की अश्लील वीडियो देख रही थी ना? चू श्याओ कहती है। तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी मेरी एज है ये सब देखने की। फिर बाद में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर क्या फायदा? और वैसे भी वो एक हैंडसम लड़का था और ऊपर से उसकी वो हॉट बॉडी देखकर मजा तो आया। और हाँ, वो तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे नहीं थे। एमसी बस एक बनावटी हंसी देता है। शाम के वक्त चू शाओ बाहर लिविंग रूम में आती है। पापा, मैं आज दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ। हो सकता है आने में देर हो और मुझे 1000 युएन चाहिए। डैड गुस्से से उसे देखते हैं। अब तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वह शकत्ती से कहती है। मुझे बाहर जाना है पापा, थोड़ा घूमने दोस्तों के साथ। और बिजनेस डील भी है। पिता ज्यादा कुछ नहीं कह पाते और आखिर में उसे पैसे दे ही देते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें कुछ पैसे बचाने चाहिए और अपने भाई से सीखना चाहिए। चू श्याओ पैसे गिनते हुए कहती है, उससे क्या सीखना है? वो बड़ा होकर किसी अमीर महिला से शादी कर लेगा, पर मुझे आगे चलकर भी कठिनाई होगी तो आपको और माँ को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। एमसी कहता है, क्या आपको उसे इस तरह जाने देना चाहिए? पिता कहते हैं, मैं और क्या कर सकता हूं? तुम्हारी बहन एक लड़की है और मैं उसे बांधकर नहीं रख सकता। तुम्हारी तरह लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। पर तुम्हारी बहन तो ये भूल ही चुकी है। वो बाहर केवल परेशानी खड़ी करने जाती है। एमसी आश्चर्य से सोचता है, क्या नारीवादी दुनिया है? तभी चू ताइनन, एमसी की मां, घर में आती है। एमसी भागकर उन्हें गले लगा लेता है। चू ताइनन हैरानी से कहती हैं, तुम अचानक ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें थोड़े पैसे चाहिए? इतना कहकर वह उसे कुछ पैसे दे देती है। हैरानी में एमसी सोचता है, पहले मेरी माँ कितनी शांत और प्यारी हुआ करती थी। पहले तो मुझे 10 युएन लेने के लिए भी बहुत मिन्नत करनी पड़ती थी, मगर अब वो मुझे पैसे ऐसे दे रही हैं जैसे इसका कोई मायने ही नहीं। वह उन्हें पैसे वापस कर देता है। चू तैन्नन कहती हैं, बेटे, तुम ये रख सकते हो। हालांकि हमारा परिवार अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पर मैं इसका असर तुम पर और तुम्हारी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दूंगी। तुम मेरा सबसे बड़ा गर्व हो। वैसे चूशाओ कहाँ है? पिता कहते हैं, उसके बारे में बात मत करो। चू तैन्नन कहती हैं, वो बस सबको पागल बनाती रहती है। हालांकि इस तरह के संस्कार तो हमने उसे नहीं दिए, पर शायद वो अब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही। पिता चू तैन्नन के पास आकर बैठते हैं। तुम सही हो हनी, वो ऐसी ही है। सदमे में आया एमसी उन्हें देखते हुए कहता है, हालांकि ये वर्ल्ड पूरा उल्टा है, पर फिर भी अपने पेरेंट्स को ऐसे देखना, ये सच में बर्दाश्त से बाहर है। एमसी सोचता है, क्या मैं भी फ्यूचर में ऐसा ही हो जाऊंगा? ये डिसगस्टिंग है। ये सोचकर ही वो उल्टी कर देता है।
वह अब अपने कमरे में जाता है। उसका कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे किसी लड़की का होता है। अब क्योंकि ये अलग दुनिया है तो यहाँ ये आम है। तो ये मेरा रूम है? अंदर आते हुए वह हैरानी से कहता है। इस दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। हर परिवार बस यही सोचता है कि उसके पास एक लड़की हो। और कुछ सदियों से जनसंख्या में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है, जिससे औरत और पुरुषों की आबादी में बड़ा अंतर आ गया है। और शायद इसी वजह से लाखों करोड़ों महिलाएं सिंगल हैं। यहां अगर किसी महिला को किसी अच्छे पुरुष से शादी करनी है, तो कम से कम उसके पास एक घर और अच्छी नौकरी होना जरूरी है। और रही बात पुरुषों की, तो जब तक वो हैंडसम है वो काफी है और किसी भी अच्छी महिला से शादी कर सकता है। एमसी खुद पर गर्व करते हुए कहता है, मैं हैंडसम हूं, तो मैं आसानी से किसी भी महिला के लिए एक अच्छा मैच साबित होऊंगा। वह अपने टेबल की एक ड्रॉर खोलता है। उसमें बहुत सारे लव लेटर्स थे। एमसी हैरानी से कहता है, मुझे पता नहीं था कि मैं स्कूल का इतना लोकप्रिय पुरुष हूं। वह बेड पर बैठता है। मुझे लगता है अब मुझे कल्टीवेट करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ूं और ये अजीब दुनिया छोड़ दूं। वह अब कल्टीवेशन में बैठ जाता है। यहाँ का ऑरा काफी प्योर और रिच है। यहाँ रहकर वह जल्द ही अपनी ताकत वापस हासिल कर सकता है जो उसने खो दी थी जब वो उस स्पेस टाइम पोर्टल से गुजरा था। अब इसके जरिए मैं जल्द ही अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा और मुझे जल्द ही इस अजीब दुनिया से जाना होगा। वह हल्के से अपनी आंखें खोलता है। वह गोल्डन फ्रीडम जीडीयू प्रैक्टिस कर रहा था और अब इस वजह से उसकी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। वह अब उन्हें टेस्ट करने की सोचता है। वह ध्यान लगाता है और अब अपने पेरेंट्स को महसूस कर सकता था जो दूसरे कमरे में थे। वह अपने सर पर हाथ रखता है। उसे याद आता है कि उसकी बहन अब तक घर नहीं आई है, पर यह आम है क्योंकि इस दुनिया में लड़कियों का बाहर रहना नॉर्मल है। उसका फोन बजता है। यह उसकी चू शाओ का कॉल था। चू शाओ की आवाज आती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पेरेंट्स और पुलिस को कुछ मत बताना।